सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी शाला 2.0 में। जैसा कि कल हमने अपने संख्याओं का वर्गीकरण एक टॉपिक संख्या पद्धति का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट कर दिया था और आज हमारा उस संख्याओं के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, ये संख्याओं के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट है। जहां से हमने कल खत्म किया था वहीं से हम ये वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने कल जो है सारा इसलिए खत्म नहीं करा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती। तो आज हम संख्याओं का वर्गीकरण पूरा खत्म कर देंगे और साथ ही इसमें मैंने क्या किया है, कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं जो संख्याओं पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कल हमने अपनी क्लास खत्म करी थी यहाँ पे, जिसमें मैंने बताया था कि 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं? 25 होती हैं। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और वो 25 कौन सी संख्याएं हैं ये आपके सामने लिखी हैं। ठीक, और ये कैसे निकालनी है ये मैंने आपको कल बता ही दिया था। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया है एक बार आप जाके दोबारा क्लास देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इकाई का अंक जिसका 1 है या 3 है या 7 है या 9 है, आमतौर पर वही 1 से 100 तक की संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, बस उससे आगे की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या आमतौर पर वही हमारी क्या है? अभाज्य संख्या हैं, जिसमें अपवाद के तौर पे बस 2 ही हैं, 2 और 5। ठीक है, अब इस पे कौन से सवाल बन सकते हैं या कौन से सवाल आ चुके हैं, एक बार इस पे आइए थोड़ी सी झलक डाल लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है 2016 और 17 में यूपी टेट पेपर 1 के, आप देख रहे होंगे। क्या लिखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2016 में और 17 में 2 बार ये पूछा गया है। ठीक है, लगातार पूछा गया है। तो इस समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2016 और 17 में पूछा गया सवाल, इसमें क्या पूछा है कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी है। कल ही मैंने आपको बताया था और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो अभाज्य संख्या शुरू होती है वो 2, 3, 5, 7 आगे तक ऐसी चलती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी उसने पूछी है। सबसे छोटी मतलब कौन सी है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें? 2। ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, जब अभाज्य संख्या हम पढ़ते हैं पहली संख्या जो आई वही हमारी क्या है? सबसे छोटी। और साथ में क्या याद करना है हमें कि ये ना सिर्फ सबसे छोटी है बल्कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है ना, तो अगर 2 लिखा आता है तो इसका मतलब क्या है? वो अभाज्य तो है ही, साथ में क्या है? एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अगला देखते हैं। अगला है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में। हालांकि मैंने पूर्णांक अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए धन पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या। अभी फिलहाल मान के चलिए, अभी पूर्णांक आगे आएगा तो इसके बारे में डिटेल में जान लेंगे। तो 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या यानी 50 से कम यानी 1 से लेके 50 के बीच में यानी 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 1 से लेके 25 तक, अभी बताया आज भी। तो कितनी होती हैं? 1 से लेके 50 तक जित अभाज्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है हमारी? 15। कितनी होती है? 15। 1 से लेके 100 तक कितनी होती है? 25। 1 से लेके 100 तक हमारी जो अभाज्यों की संख्या है वो है 25, जिसमें से 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कितनी आ रही है हमारी? 15। जाहिर सी बात है अगर हम 51 से बात करें या 51 से लेके 100 तक की संख्याओं में जो अभाज्यों की संख्या कितनी बैठ रही है हमारी? 10। समझ रहे हैं? तो ये एक प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। तो उसने क्या कहा? 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में अभाज्यों की संख्या कितनी है? 15। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 15। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। यहाँ बस इन क्वेश्चनों को लेने का मेरा यही उद्देश्य है ताकि आप हर टॉपिक की महत्ता को समझें और ये समझ जाएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर टॉपिक से लगभग एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, पढ़ाते हुए चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 धन ऋण, ऋण भी बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या ही बोलते हैं क्योंकि ये जल्दी से परिवर्तित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 2014 में पूछा है प्रश्न,
2014 में यूपी टेट पेपर 1 के एक प्रश्न पूछा है। हालांकि बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन अब रिपीट नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, प्रथम 5। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, देखो 2, 3, 5, 7, 11। ये कितनी है हमारी, 5 अभाज्य संख्या है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। और क्या कहा है उसने, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग। यानी कि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28। यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा हमारा, 28 होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हमारे पेपर में आते हैं। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का उल्टा होता है। जैसे अभाज्य संख्या में क्या कहा जाता है कि जो संख्या एक और स्वयं से अलग किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, तो वहीं भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया 4। 4 क्या है, एक से विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, लेकिन इसके साथ साथ ये तीसरी संख्या 2 से भी विभाजित है, इसलिए ये कौन संख्या मानी जाएगी, ये संख्या मानी जाएगी हमारी भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 9 भी अपने आप में एक क्या है, भाज्य संख्या है, जो कि एक से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और साथ में 3 से भी विभाजित है, इसलिए 9 अपने आप में क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या अंतर है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बस एक और स्वयं को देखते हैं। इसमें स्वयं और एक से अलग कोई तीसरा अगर कोई नंबर आ जाए जो उसे विभाजित कर दे, तो वही मानी जाएगी हमारी भाज्य संख्या। इस पे सवाल अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन हमारे लिए जानकारी जरूरी थी। तीसरा टॉपिक है हमारा सह अभाज्य संख्या। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, एक बात आप ध्यान दीजिएगा। जैसे अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5 आगे तक। ठीक है, इसी प्रकार जो भाज्य संख्या जो हमारी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारी 4 से। यानी कि सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है वो 4 है। 4 से पहले एक संख्या बस, एक नंबर बचता है हमारा 1, जो ना कि हमारा भाज्य, जो ना कि हमने अभाज्य में लिया था और ना ही हम किस में ले रहे हैं, भाज्य में ले रहे हैं। तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि एक जो है ना तो भाज्य है, ठीक है, और ना ही अभाज्य। ये दोनों में से किसी वर्ग में नहीं आ रहा। याद रहेगा, अगर एक आपके ऑप्शन में आता है तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक ना तो भाज्य संख्या मानी जाएगी और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। चलिए चलते हैं आगे। सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, देख लेते हैं। ऐसी दो संख्याओं का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, जिनका HCF एक हो। HCF अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो HCF को आप ये समझ के चलिए कि ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF मतलब अगर मान लीजिए हम दो संख्या ले लें, एक ले ले 5 और एक ले ले 7, कोई ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, समझ रहे हैं, जो दोनों को विभाजित कर दे वही कहलाई जाती है हमारा HCF। तो उसने क्या कहा है, ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका HCF क्या हो, एक हो। दूसरी भाषा में कहें, जिनका कॉमन फैक्टर एक हो, यानी कि दोनों संख्या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना होती हो, वही कहलाई जाती है हमारी को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्या। जैसे देखेंगे आप 4 और 5, 4 और 5 अपने आप में क्या है, सह अभाज्य, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो 4 और 5 दोनों को विभाजित कर दे एक के अलावा। ऐसी 8 और 9 है, 8 और 9 में भी क्या है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, एक से अलग कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगी। ठीक है, ऐसी हमारी 12 और 17, ऐसी अन्य बहुत संख्याएं हैं, अनन्य संख्याएं हैं कि अनंत संख्याएं हैं जो सहअभाज्य संख्याएं कही जाती हैं, जिनका जो HCF होता है एक होता है। इससे प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है मेरी जानकारी में, तो इसका मैंने प्रश्न लिया भी नहीं है। अभी जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो सिर्फ वही प्रश्न है जो PYQs में आए हैं, उसके अलावा मैंने कोई प्रश्न अभी फिलहाल नहीं लिया है। अगला है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पूर्णांक आया कहां से, पहले मैं आपको ये बताऊं।
जैसे क्या था, पहले आई हमारी प्राकृतिक संख्या, जैसे मैंने आपको बताया, पहले आई हमारी प्राकृतिक संख्या जो कि स्टार्ट हुई 1 2 3 आगे तक। फिर आए हमारे पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आई। और पूर्ण संख्या जब आई तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से, 0 1 2 3 आगे तक आई। ठीक। फिर क्या था, पहले जब मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्या जो है ये काउंटिंग नंबर्स भी हैं, गिनने के लिए यूज होते हैं। पहले नेगेटिव नंबर्स का कोई महत्व था नहीं, है ना, नेगेटिव नंबर्स का कोई महत्व था ही नहीं। जैसे किसी के पास 10 सेब हैं, ठीक, वो गिनते थे कितने सेब हैं, 10 सेब हैं, गिना, 1 से स्टार्ट किया 10 तक पहुंचा तो काउंटिंग हो गई 10 सेब हैं। लेकिन अगर किसी ने उसमें से 2 खा लिए तो 2 घटाना नहीं जानते थे, क्या करते थे, अब कोई पूछे कि 2 खा लिए तो बताओ कितने बचे, फिर क्या करते थे, फिर 1 से गिनते थे, 1 2 3 8 तक पहुंचते थे, फिर कहते थे हाँ 8 बचे। तो फिर क्या हुआ, एक नई संख्याओं का जन्म हुआ, नेगेटिव नंबर्स का जन्म हुआ, नेगेटिव नंबर्स का जन्म हुआ, जो किस वर्ग में रखा गया, पूर्णांक में। यानी पूर्णांक को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0 1 2 3 4 5 और कहां तक, अनंत तक। ठीक, ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। अगर इसमें हम ऋणात्मक संख्या जोड़ दें जिनका स्थान 0 से पहले है तो -1 -2 -3 -4 आगे तक अनंत तक, यानी ये आएगी हमारी माइनस इन्फिनिटी तक, और यहां जाएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी तक। अगर हम पूर्ण संख्याओं में ये ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें तो यही संख्याएं हमारी क्या कहलाई जाती हैं, पूर्णांक। समझ रहे हो कि नहीं, क्या कहलाई जाती हैं हमारी, ये पूर्णांक कहलाई जाती हैं। अब इन पूर्णांकों का एक विशेष महत्व क्या है कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर चलेंगे, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो संख्या का मान बढ़ता है, संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे अगर मैं कहूं -4 से बड़ा कौन सा है, -3, -3 से बड़ा कौन सा है, -2, -2 से बड़ा कौन सा है, -1, और -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1। ऐसे ही अगर हम चलते चले जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, संख्याओं का मान क्या हो रहा है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि गलती क्या होती है, हम माइनस की संख्याओं में और प्लस की संख्याओं में कौन सा बड़ा है, जिसका मैथ बिल्कुल 0 है, उसे ये चेक करने में बड़ी समस्या हो जाती है। अगर दोनों ही माइनस के ले लिए जाएं, दोनों ही माइनस के ले लिए जाएं तो ये पता करने में कि कौन संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ये पता करने में उन बच्चों को बड़ी समस्या हो जाती है जिसका बैकग्राउंड मैथ्स है ही नहीं। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ आपको। तो क्या, बाएं से दाएं की ओर चलने पर संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार दाएं से बाएं की ओर चलने पर, समझ रहे हैं, देखिए कमेंट में मैं देखता हूं सबको नोट्स की बड़ी पड़ी है ना, कि नोट्स मिल जाएं, नोट्स मिल जाएं। नोट्स का करोगे क्या, ये नोट्स ही तो हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, रोज क्लास करिए, आपके खुद के नोट्स कब में तैयार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे ना तो आप क्या करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर क्या करोगे, आप नोट्स से कंपेयर करने लगोगे, ये रह गया वो रह गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स की आप ज़्यादा चिंता ना करें, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जल्द ही प्रोवाइड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सबसे पहले जो फोकस कीजिए वो कीजिए अपनी क्लास पे, ठीक है। और क्लास को आप नियमित रूप से लेते रहेंगे ना, और ये सब अपने कॉपी में लिखते रहेंगे। ऐसा होता है कुछ बातें मैं बोलता हूँ लिखता नहीं हूँ, तो जो आपको इंपोर्टेंट लिखे साइड में आप चुपके से लिख लिया करो, ठीक है ना। तो क्या, दाएं से बाएं ओर जाने पर संख्या का मान क्या होगा, संख्या का मान घटेगा। संख्या का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, उल्टा हो गया। बाएं से दाएं ओर जाने पर, ये मान लो बायां है, ये बायां हाथ है, और ये दायां हाथ है। तो बाएं से बाएं हाथ से दाएं हाथ जाने पर संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर उल्टा करते हैं, दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो संख्या का मान क्या होता है, घटता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ विशेष संख्याएं हैं,
उनमें से पूर्णांक में से निकलती हैं विशेष संख्याएं, जिसमें से पहली संख्या क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या, धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी बोलते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या कहो या धनात्मक पूर्णांक कहो, एक ही बात है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो धनात्मक पूर्णांक ही क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगला है हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे धनात्मक पूर्णांक में 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, उसी तरह ऋणात्मक पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं -1 से लेकर अनंत तक, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो किसमें है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये दोनों हो सकता है, जरूरी ना हो, लेकिन जरूरी क्या है, ये है हमारी तीसरी वाली, ये है ऋणोत्तर संख्या। क्या है, ऋणोत्तर। इसमें ही आके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ऋणोत्तर को ज्यादातर बच्चे ऋणात्मक ही मान लेते हैं, जबकि ऋणोत्तर का मतलब है ऋण से इतर। लिखा है देखो, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब ऋण से इतर, मतलब पूर्णांक में से हम क्या करेंगे, पूर्णांक में से ऋणात्मक संख्या अगर हटा दें, क्या होते हैं पूर्णांक, 0 1 2 3 4 आगे तक चलते रहेंगे इस तरह माइनस में। अगर हम ऋणात्मक संख्या निकाल दें, यानी इतनी संख्या को हम हटा दें, इतनी संख्या को हम हटा दें, जो ये संख्या बची, जो ये संख्याएं बची, ये आगे की धनात्मक भिंडी तक, तो ये सब क्या कहलाई जाती है, हमारी ऋणोत्तर संख्याएं। क्या कहलाई जाती है, हमारी ऋणोत्तर ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या कहलाई जाती है, हमारी ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ऋणोत्तर को लेके सवाल पूछ लेता है, एक बार पूछा भी गया है। आइए देखते हैं, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, अभाज्य पूर्णांक बताइए। दो बातें आ गई, सबसे छोटी ऋणोत्तर हो और अभाज्य हो, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया अभी, ऋणोत्तर क्या होती हैं, ऋणोत्तर संख्याएं मैंने अभी क्या बताया, ऋणोत्तर संख्याएं मैंने अभी बताया क्या होती हैं, 0 से लेके आगे तक की संख्या, और 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक की संख्याएं, यही क्या हैं, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। आप याद कर पा रहे होंगे, जब हमने पूर्ण संख्या पढ़ा था तो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी पूर्ण संख्या, 0 से लेके अनंत तक स्टार्ट हो रही थी। तो ये ऋणोत्तर संख्याएं क्या हैं, वास्तव में पूर्ण संख्याएं हैं, और कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके अनंत तक स्टार्ट होती है। तो सवाल क्या पूछा है कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, ऋणोत्तर हो और अभाज्य हो, वो क्या है, 2, क्योंकि 0 को हमने अभाज्य संख्या में रखा ही नहीं था, एक होता नहीं है, क्या बचा, 2 बचा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या बहुत जरूरी है, जैसे आपने एक आपके सिलेबस में एक टॉपिक है भिन्न, और एक यहाँ पे है परिमेय संख्या, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, भिन्न से डायरेक्ट पूछे या परिमेय से इनडायरेक्ट पूछ ले, कैसे पूछे, दोनों एक ही बात होती है। थोड़ा सा अंतर है, वो हम तब पढ़ेंगे जब भिन्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल हम परिमेय संख्या बारे में पढ़ लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें जहां Q का मान 0 ना हो। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है यही जानने में होती है कि Q का मान 0 ना हो और P और Q कैसे हों, एक पूर्णांक हों। ठीक, मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, आराम समझिए, जैसे मैंने लिया 5/7। ठीक, ये नंबर ले लिया हमने। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, परिभाषा के हिसाब से। क्या, वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। देखो P/Q के रूप में है, ये मान लो P है और ये मान लो Q है, तो P/Q के रूप में है और Q का मान 0 ना हो। देखो Q का मान क्या है, 7 है, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और उसने क्या कहा है, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। अब 5 भी पूर्णांक होता है, 7 भी पूर्णांक होता है, यानी दोनों की दोनों संख्या कैसी है, हमारी पूर्णांक है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, 5/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया -8/11, ये ले लिया, और हमें चेक करना हो कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, वही परिभाषा P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में है, और Q का मान 0 ना हो। मान लीजिए ये P है और ये Q है, तुलना करने पर तो P का मान P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 ना हो, Q का मान 0 भी नहीं है, क्या है, 11 है, और P और Q दोनों कैसे हो, पूर्णांक हो। -8 और 11 दोनों के दोनों क्या हैं, हमारे पूर्णांक हैं, तो इसलिए ये भी एक क्या है अपने आप में, ये भी एक अपने आप में परिमेय संख्या है। कब नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के, मान लीजिए कोई भी संख्या है, बटे में अगर 0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, समझ रहे हैं, परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक। और दोनों संख्याओं का मान पूर्णांक भी ना हो, पूर्णांक ना हो, तब भी ये परिमेय संख्या नहीं होगी। जहां ये दोनों कंडीशन नहीं लगेगी वो परिमेय संख्या की श्रेणी से बाहर आ जाएगा, और जहां ये कंडीशन लगी होगी वो परिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। हालांकि अभी तक नेगेटिव नहीं पूछा गया है कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, पॉजिटिव पूछा गया है। अगर आएगा तो हम इसे क्वेश्चन के रूप में समझ लेंगे एक बार फिर से। कुछ क्वेश्चन है, देखो, पहला है परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। देखो यूपी टेट पेपर 1 के 21 में आया है ना, उन्होंने क्या कहा है, 0/-5। पहले अगर हम चेक करें, यहीं पे चेक कर लें कि ये परिमेय है कि नहीं। कैसे पता लगेगा कि P/Q की फॉर्म में है, हाँ P/Q की फॉर्म में है, सॉरी P/Q की फॉर्म में है, और Q का मान 0 ना हो, 0 नहीं है, -5 है, तो Q का मान 0 नहीं है। P का मान 0 है, लेकिन P के मान के लिए उसने कुछ नहीं बोला है, P का मान ये बोला है कि पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक होता है, -5 भी पूर्णांक होता है, अपना ये क्या P/Q के रूप में आ गया, ये पूर्णांक हो गए, और Q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, जो कि कह भी रहा है, बस हमने सिद्ध कर लिया थोड़ा सा, ठीक। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 0/-5 संख्या से बड़ी संख्या है। देखिए एक सवाल में अगर आपसे पूछूं कि 5 बड़ा है कि -5 बड़ा है, दोनों में से आप क्या बोलेंगे, कौन सा बड़ा है, आप कहेंगे कि 5 बड़ा है। क्यों, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ये लिखा है -3/-8। यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/8 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये प्लस का 3/8 है वास्तव में, है ना, छुप के बैठा है, भेज बदल के बैठा है, बस भेज बदल के माइनस का लगा लिया और यहाँ बैठ गया और सवाल पूछ रहा है हमसे, बताओ। इसे लगा कि हम पकड़ नहीं पाएंगे, हमने पकड़ लिया, हमने माइनस से माइनस खत्म कर लिया, 3/8 कर दिया, धन प्लस का बना दिया, और सवाल में क्या है, माइनस का। तो मैंने अभी क्या बताया, प्लस की संख्या माइनस की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, संख्या बड़ी, परिमेय संख्या पूछा है, ये परिमेय संख्या भी है और बड़ी संख्या भी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये छोटी छोटी बातें ही है ना, हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं एग्जाम में, समझ रहे हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, समय खराब हो ना, 2 और 2 5 हो जाता है। बहुत बार बहुत बच्चों का कहते हैं कि सर जो है 2 और 2 5 लिखा है, एक सवाल गलत हो गया, ठीक है ना। तो अपने आप में इतना वो हो जाओ, गड़ जाओ, या तैयारी ऐसी करो कि सवाल गलत ना हो, बेसिक वाले। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, ठीक है, नहीं आती है। यानी कि हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, दो संख्या दी है, 3/5 और कौन सी दी है, 4/5, 4/5। उसने पूछा है कि जो ऑप्शन दिए हैं ये वाले, इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या जो इनके मध्य में नहीं आती। अगर मैं ऑप्शन डाल दूं, ये क्या है, 3/5 है और 4/5। उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन दोनों संख्याओं के मध्य में नहीं आती। अच्छा, अगर मैं एक छोटा सवाल पूछूं, हालांकि ये परिमेय संख्या के रूप में है, देखो ये पेपर आया, वो आया भी है 2018 में। अगर मैं छोटा सवाल आपसे ये पूछूं तो बता, आप उम्मीद करता हूं उत्तर देंगे। जैसे अगर मैं कहूं 10 और 1 15, ये दो नंबर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि
अब बताइए इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन से नंबर आएंगे, तो आप बता दोगे अगर ये प्राकृतिक संख्या है तो बता दोगे 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा और 14 आएगा, है ना, 14 आएगा, 14 आएगा, है ना, चार संख्या आ जाएंगी ये। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर नहीं आएगा, 10 से पहले वाले इसके बीच में नहीं आएंगे, है ना, 10 से पहले जो भी होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है ना, उससे पहले इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं आएंगे, और 15 के बाद वाले इन संख्याओं के बीच में नहीं आएंगे। ठीक, दूसरी भाषा में 15 से बड़े नहीं आएंगे, और 10 से छोटे नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे बीच में कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक भिन्न को उठा लेंगे, सॉरी एक परिमेय संख्या को उठा लेंगे, और एक परिमेय संख्या से तुलना कर लेंगे सबकी, ये चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या, अगर हम इससे इसे लेंगे तो ये चेक करेंगे कौन सी संख्या इससे छोटी है। ठीक, अगर हम इसको लेंगे तो ये चेक करेंगे कि कौन सी संख्या इससे बड़ी है। वो आपका विवेक है, चाहे कोई भी संख्या लो। फिलहाल मैं 3/5 लेके चलता हूं। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या उत्तर हो सकता है इसका। अब हम तुलना करते हैं हर संख्या से 19/30। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है। मान लीजिए अगर कोई दो संख्या है भिन्न परिमेय संख्या के रूप में है, 2/5 और 7/6 मान लीजिए है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी? उसके लिए एक छोटा सा तरीका ये होता है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 की गुणा 2 में कर दो, 5 की गुणा 7 में कर दो। 6 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35। बस अंश अंश में कर दो, है ना, एक दूसरे के हर की गुणा एक दूसरे के अंश में कर देंगे, तो जो संख्या अंश में बड़ी आ गई वही संख्या मानी जाएगी बड़ी। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे देखो, 6 की गुणा 2 में करे क्या आया, 12, यहाँ 5 की गुणा 7 में करे क्या आया, 35। तो 35 आया, तो 35 12 से बड़ा है हम ये कहेंगे, तो क्या होगा, 2/5 बड़ा छोटा हो जाएगा 7/6 से। ये बात आप ध्यान रखना। तो यही चीज हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। हमने क्या लिया, 3/5। हमें क्या करना है, 3/5 से छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, छोटी संख्या लेनी है, जो 3/5 से इधर आ जाए। तो छोटी संख्या लेने के लिए हम तुलना करेंगे। पहले हम पहले नंबर तुलना करते हैं, 19/30 और 3/5 हम क्या करेंगे, गुणा, 19 पंजे 95 और 30 या 90। अब बताओ, ये बड़ी हो गई, यानी बड़ी हो गई इसका मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही है, क्योंकि बड़ी होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में आ गई, तो ये बड़ी आ रही है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये नहीं है। ठीक, उत्तर हमारा ये नहीं है। अगले से ट्राई करते हैं, 2/3। अब 2/3 से ट्राई करेंगे तो 2/3 और 3/5 की तुलना करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। ये फिर क्या हो गई, बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई इसका मतलब ये भी यहीं पे आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन उत्तर नहीं है। 7/10 से करते हैं, तो 7/10 से करेंगे और 3/5 की करेंगे, तो गुणा करिए, 7 पंजे 35 और 10 तिया 30। ये भी बड़ी हो गई, यानी कि ये संख्या भी इन दोनों के बीच में आ रही है, तो ये भी नहीं है। अब ये भी नहीं है, तो बची कौन सी, चौथी बची। चेक कर लेते हैं, डाउट हो तो। 16/30 कि हम 3/5 से अगर तुलना करते हैं, तो 16 पंजे कितना होता है, 80 और 3 तिया 30 तिया 90। ये बड़ी हो गई, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ये संख्या बड़ी हो गई, इसका मतलब ये है ये वाली संख्या क्या है, इससे छोटी, यानी इससे पहले आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 16/30 वो संख्या है जो 3/5 और 4/5 के बीच में नहीं आ रही है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बाकी और जब क्वेश्चन में कराऊंगा ना आपको, तो और क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, ऑप्शन देखिए क्या है, कि कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या, और कोई परिमेय संख्या या कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। ये ऑप्शन वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो उनके बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, अनंत। कितनी होती हैं, अनंत। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी।
ठीक है, आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगला देखिए, अगला है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से प्रश्न पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं, अच्छे खासे पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्या है, वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या का उल्टा हो गया। परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो √2 है, √3 लिखा है यहाँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा उसे लिख रहा हूं मैं। फिर ई है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कोई भी आ जाए, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चनों में ई की पावर 5 लिखा है, इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो होती हैं। तो ई हुआ, पाई हुआ, पाई ये बहुत बार पूछा है, हालांकि मैंने उसका क्वेश्चन लिया नहीं है, लेकिन पाई अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, लेकिन अगर कोई पूछे 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है। जब पाई अपरिमेय संख्या है तो 22/7 परिमेय संख्या क्यों है? देखिए 22/7 एक नंबर है, पाई नंबर नहीं है। पाई का मान 22/7 लेते हैं, वो अप्रोक्स मान होना है, एग्जैक्ट मान अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं लेते। ठीक है, तो पाई अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या। एक छोटा सा तरीका है जानने का अपरिमेय संख्या को, वो क्या है कि अगर रूट के अंदर, देखो स्क्वायर रूट से अलग मुझे लगता नहीं है क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैंने सिर्फ रूट लिया है। अगर कोई अभाज्य संख्या आ जाए, क्या आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, तो आप ये जान लीजिए कि वो क्या है, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। ये छोटा सा हमारा पता करने का तरीका है। हो सकता है एक दो अपवाद हो, मैंने सबके लिए तो चेक नहीं किया है, लेकिन 99% मामलों में अभाज्य संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ रही है तो क्या है, वो हमारी अपरिमेय संख्या। अगर हमारा आखिरी टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या के ऊपर एक क्वेश्चन आया है 2018 में शायद है। तो क्या है, वह संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके। संख्या रेखा क्या होती है, आपने लाइन खींचने के लिए स्केल का प्रयोग किया होगा, उसी तरह की एक संख्या रेखा होती है जिसमें सभी पूर्णांक और संख्याएं लगभग सम्मिलित हो जाती हैं, है ना। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सभी की सभी जो हैं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, संख्या रेखा। स्केल आप समझ लीजिए, स्केल आपके पास होता है ना, तो स्केल को हालांकि हम पॉजिटिव में लेते हैं, लेकिन अगर स्केल को हम नेगेटिव में भी ले चल जाता है, तो स्केल जो होता है वो एक प्रकार की संख्या रेखा ही है। तो वह संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें वही क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब हर समय तो हम संख्या रेखा साथ लेके चलेंगे नहीं, स्केल लेके चलेंगे नहीं, तो उसका एक तरीका और है जानने का, वो क्या है कि वह संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान आ जाए। यानी कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है उसका हम वर्ग कर दें और मान धनात्मक आ जाए पॉजिटिव मान आ जाए, तो वही हमारी क्या कहलाई जाती है, हमारी वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने लिया मान लीजिए 10। अब कोई पता करे कि ये वास्तविक है कि नहीं, क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, क्योंकि अपने आप पहले से धनात्मक है। हम करते चलो माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 10 ले लेते हैं। तो माइनस का 10 लेने के बाद हम इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू आ गई, धनात्मक वैल्यू आ गई। अब क्योंकि धनात्मक वैल्यू आ गई तो -10 अपने आप में क्या माना जाएगा, हमारी वास्तविक संख्या। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमने √2 ले लिया, √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर जो हमारा मान आएगा वो +2 आएगा, क्योंकि अगर √2 का वर्ग करते हैं या स्क्वायर में लिखी किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका उत्तर वही होता है। तो अगर हम अपरिमेय संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो कैसा मान आ रहा है, धनात्मक मान आ रहा है, इसलिए ये क्या हुई, √2 भी अपने आप में क्या हुई, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हमारा हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2018 में, देखिए 2018 में आया था, पेपर 1 में आया था। क्या आया था कि यदि x और y शून्येतर
ये शब्द परेशान करते हैं, ध्यान रखना। शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर होंगे हमेशा ऋणात्मक, एक्स और तथा वाई के कुछ मानों के लिए शून्य हमेशा धनात्मक, या इनका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। पहली बात मैं बताऊं शून्येतर क्या होता है। जहां लग जाए ये तर मतलब उससे इतर, शून्येतर का मतलब ये है कि संख्या या तो ऋणात्मक हो सकती है, माइनस की हो सकती हैं, या फिर प्लस की हो सकती हैं, लेकिन शून्य नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? इसका मतलब यही है, शून्येतर का मतलब है कि संख्या शून्य को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी। और उसमें एक्स और वाई का मान उन्होंने कहा है, और एक्स और वाई का मान क्या कहा है उसने, शून्येतर वास्तविक संख्याएं। तो देखिए, मान लीजिए हम एक्स का मान ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें शून्येतर कहा है, -1 ले लिया हमने मान लीजिए, और y का मान हम ले लेते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी, -2 ले लिया चलो। अब -1 -2 अगर इसके क्वेश्चन पे जाएं तो उसने क्या कहा है, एक्स और वाई कैसे हैं, शून्येतर हैं, दोनों शून्येतर हैं, शून्य नहीं लिया है हमने, तो क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। जब इसमें रख देंगे तो एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, -1, तो -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ओ सॉरी, प्लस -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस वाई का मतलब -2 का वर्ग। अगर हम इसमें रख देंगे तो क्या मान आएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दो का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 2 6 और 1 7 आएगा। ठीक, यानी कैसी वैल्यू आई हमारी, धनात्मक मान आया है ना। तो एक बात ध्यान रखिए, इस प्रश्न के लिए मैं बता रहा हूं, अगर उसने कहा है x तथा y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये इस तरह क्वेश्चन में ज्यादातर क्या होता है, इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा। अगर हम शून्य ले लेंगे तो शून्य हो जाएगा, भाई अगर हमने x और y का मान शून्य ले लिया तो ये शून्य हो जाएगा। तो हो सकता है कि मान धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, लेकिन अगर उसने कहा है x और y का मान शून्येतर है तो इसका मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगला है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या से आपके जो एग्जाम है यूपी टेट का उसमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात हम समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या का उल्टा है वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, पहला तो ये। और दूसरा तरीका क्या है, वह संख्या जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान ना आता हो, धनात्मक मान ना आता हो। जैसे अगर मैं रूट के अंदर -2 ले लूं, ठीक है, अगर इसका वर्ग करूं तो इसका उत्तर जो आएगा -2 आएगा। इसका मतलब ये है कि माइनस के √2 जो है वो हमारा क्या है, काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर है। ठीक, इसके बारे में इतना ही जानिए और इसके आगे कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अब आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ पे काल्पनिक संख्या के साथ संख्याओं का वर्गीकरण समाप्त हो गया है। कल से हम कुछ नया टॉपिक लेंगे या कुछ प्रश्न करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए होंगे या कहीं किसी एग्जाम में, समकक्ष एग्जाम में आए होंगे, उन क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करेंगे या कोई नया टॉपिक हम करेंगे। अब अगर हम देखें कि संख्याओं का वर्गीकरण को एक पेड़ के रूप में देखें, एक स्मार्ट चार्ट, माइंड मैप के रूप में देखें, तो क्या होता है, देखो संख्याओं का वर्गीकरण, जैसे संख्याएं हैं, संख्याएं आमतौर पर कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, क्योंकि हमने जो समझा है उल्टा समझा है। लेकिन जो वास्तव में क्या होता है वो इस चार्ट के द्वारा आप समझेंगे। संख्याएं आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या से ज्यादा लेना देना हमारा नहीं है ना। अगला, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में से ही क्या निकलते हैं, पूर्णांक निकलते हैं और भिन्न निकलते हैं, समझ रहे हैं। और पूर्णांक में से क्या निकलता है, ऋणात्मक पूर्णांक निकलेंगे और ऋणोत्तर पूर्णांक निकलेंगे, है ना। और ऋणोत्तर पूर्णांक ही पूर्ण संख्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक निकलेंगे और ऋणोत्तर पूर्णांक निकलेंगे। और ऋणोत्तर पूर्णांक में से ही प्राकृतिक संख्या निकलती है, और एक शून्य अलग आ जाता है हमारा, है ना। शून्य का थोड़ा सा अलग मामला है, उसे अलग रख दिया, तो ऋणोत्तर पूर्णांक में से ही क्या निकल गए, हमारे प्राकृतिक संख्या निकल गई। और प्राकृतिक संख्याओं में से ही सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य और विषम संख्या निकलती है, समझे। तो हमने इस तरह से पढ़ा था। सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन वास्तविक संख्या एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें सारी की सारी संख्याएं
समाहित है। ठीक है, तो ये था हमारा संख्याओं का वर्गीकरण। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास जो है समाप्त होती है। और उसके साथ ही मुझे आपको एक जानकारी भी देनी है कि अंकित सर अभी जरा आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो हो सकता है कि आज आपकी हिंदी क्लास ना ले पाएं। तो आपकी जो सीडीपी क्लास तो होगी, पर शायद हिंदी की नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आज हम आपको हिंदी की क्लास देने में सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, बने रहिए और जुड़े रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ।